वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट है। मेरा नाम डॉक्टर निशित कुमार है और मैं ऑर्किड मेडिकल सेंटर में छाती रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी एक सामान्य बीमारी है श्वसन तंत्र की। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब सीओपीडी होता क्या है? सीओपीडी में सांस की नली में सूजन आ जाती है। ठीक है, ये उन लोगों को ज़्यादातर होती है जो कि धूम्रपान करते हैं। तो इसके सामान्य लक्षण क्या है? अगर कोई भी 40 साल के ऊपर है और अगर उसे चलने फिरने में सांस की तकलीफ हो रही है, सांस का फूलना, छाती में से घड़घड़ाहट की आवाज़ आना, लगातार खांसी आना, ये सारी अगर मुश्किलें का सामना अगर कोई कर रहा है तो ये सारे सीओपीडी के लक्षण हैं। उन्हें सीओपीडी की जांच करानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों को सीओपीडी हो सकता है, किन लोगों में इसकी संभावना अधिक होती है। ऐसे सारे लोग जो कि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, जो कि लंबे समय से धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कि फैक्ट्री में जहाँ पे धूल धुआं इत्यादि ज़्यादा होता है उसके संपर्क में आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि जो कि जिनका रोज प्रतिदिन रोड पे वायु प्रदूषण से सामना होता है, ऐसे लोग जो कि बायोमास फ्यूल एक्सपोजर से एक्सपोज होते हैं, जैसे कि गांव में रहने वाली ऐसी औरतें जो कि घर में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं या फिर उपले से खाना बनाती हैं, जो भी लोग धूल धुएं ये सब से ज़्यादातर अगर एक्सपोज होते हैं तो उन लोगों में सीओपीडी होने की संभावना अधिक होती है। इसकी जांच कैसे होती है? सीओपीडी की जांच के लिए आपको एक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट आपको कुछ जांचों की सलाह देंगे। ये जांच कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि खून जांच, एक्सरे, स्पायरोमेट्री इत्यादि। इसमें से स्पायरोमेट्री जो टेस्ट होता है ये एक फूंक की जांच होती है, जिससे आपके फेफड़े की क्षमता के बारे में पता चलता है। जिस तरह से हार्ट के रोगी को ईसीजी या 2D एको कहा जाता है, ठीक उसी तरह से जो भी लोग जिन्हें दमा या फिर सीओपीडी या अस्थमा ये सबसे ग्रसित होते हैं उन्हें स्पायरोमेट्री जांच के लिए कहा जाता है। इससे सांस की नली में जो सिकुड़न होती है उसका पता चलता है। तो ऐसे जो भी लोग जिन्हें लगातार काफ़ी दिनों से खांसी आ रही है या सांस फूलने की बीमारी है, खासकर अगर सीढ़ी चढ़ने पर या लंबी दूरी चलने पर अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो उन सारे लोगों को स्पायरोमेट्री की जांच करानी चाहिए। स्पायरोमेट्री की जांच से फेफड़े की क्षमता का पता चल जाता है, प्लस उसमें सांस की नली में सूजन कितनी है ये भी पता चलता है, जिससे बाद में डॉक्टर को दवाई कौन सी देनी है इसके बारे में एक आइडिया लग जाता है। अब सीओपीडी का इलाज क्या है? सबसे अच्छा इलाज जो है वो है इसका प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन क्या है? अगर आप सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। घर के बाहर जब भी आप निकलते हैं तो मास्क पहनना चाहिए। वैसे भी अभी अगर आप देखें तो कोविड-19 के चलते मास्क पहनना वैसे भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और अगर आप मास्क पहनते हैं तो पॉल्यूशन से भी बच सकते हैं। इसी तरह जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि धूम्रपान सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। सिर्फ सीओपीडी नहीं, बल्कि इससे अगर किसी को अस्थमा है तो वो भी बिगड़ सकता है, हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, यहाँ तक कि फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर धूम्रपान कर रहे हैं तो बिल्कुल ही इसे छोड़ दें। अगर आपके घर में कोई आपके भाई बहन या फिर अगर आपके पिताजी अगर धूम्रपान करते हैं तो उन्हें बिल्कुल बोलें कि धूम्रपान आज ही से छोड़ दें। अगर आपके मित्र करते हैं तो उनके साथ भी ना खड़ा हों, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी सीओपीडी का खतरा बना हुआ रहता है। तो इसीलिए धूम्रपान छोड़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको धूम्रपान छोड़ने में परेशानी हो रही है उसके लिए भी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। वो कुछ इस तरह की दवा बता सकते हैं जिससे आपको धूम्रपान छोड़ने में आसानी होगी। इसके साथ ऐसे लोग जो कि फैक्ट्री में या कोल माइन में काम कर रहे हैं, खासकर झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग, माइका माइनिंग प्लस कोल माइनिंग ये सब होता है। तो इसमें जितने भी लोग काम करते हैं या पहले काम कर चुके हैं वो लोगों को हमेशा ही कोल डस्ट या फिर प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, जिससे सीओपीडी हो सकता है। तो इन लोगों को जब भी अगर ऐसे वातावरण में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषण से बच पाएं। ठीक उसी तरह से गांव में रहने वाली औरतें, शहर में तो ज़्यादातर गैस के चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है, बट गांव में अभी भी कहीं कहीं पे लकड़ी के चूल्हे और उपले का इस्तेमाल होता है। तो अगर लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाना ही है तो फिर ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो, बंद कमरे में बिल्कुल भी ना खाना बनाएं, और
वेंटिलेशन अगर प्रॉपर रहेगा तो धुआं कम से कम शरीर में जाएगा। इसके बाद अगर बचाव के बाद इलाज की बात समझें तो स्पायरोमेट्री के आधार पे डॉक्टर और आपकी पूरी जितने भी आपके सिम्टम्स हैं, जितने भी आपके लक्षण हैं, सबको को ध्यान में रखते हुए एक टेलर्ड वे में मेडिसिन देते हैं। इसमें सबसे उपयोगी जो मेडिसिन होता है वो इन्हेलर्स होता है। इन्हेलर्स जो होता है वो लंबे समय तक लेना रहता है। ये उसी तरह की बीमारी है जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि दवा दिया और कुछ दिनों के अंदर ये पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आप दवा का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है। और दवा बिल्कुल ही सेफ होता है। इन्हेलर्स को लेके बहुत सारी मान्यताएं होती हैं कि इसकी आदत पड़ जाएंगी या इसके ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इन्हेलर्स बहुत ही सेफ मेडिसिन है। इनफैक्ट अगर आप इन्हेलर के बारे में समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि इन्हेलर्स डायरेक्ट सांस की नली में ही जाता है, फेफड़े में ही जाता है, तो वहीं असर करता है। इनका साइड इफेक्ट मिनिमल होता है, ना के बराबर होता है, और इसे लंबे समय तक लिया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको आपकी उम्र तथा बीमारी की क्या स्टेज है उसके आधार पे आपको एक इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन की भी सलाह देते हैं, प्लस पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बारे में बताते हैं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन आपके हॉस्पिटल में भी हो सकता है, प्लस आप घर पे होम बेस्ड लो कॉस्ट पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको एक्सरसाइज प्रतिदिन करना है, आपको चलना है, आपको साइकिलिंग करनी है, जिससे आपकी फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ेगी। आप घर में बैठकर योगा भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक डाइटिशियन से भी सलाह लिया जाता है कि किस तरह के खाने से बचना चाहिए तथा किस तरह का खाना खाना चाहिए। कई बार लोग सीओपीडी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, नॉर्मल स्मोकर्स कफ, दमा, ये सबसे भी कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दमा से सीओपीडी जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। दमा जेनेटिक बीमारी है, इसके लक्षण बचपन से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त प्रॉब्लम रहता है। दमा में समय के साथ साथ, मौसम के परिवर्तन के साथ साथ उसके लक्षण में भी बदलाव होते रहता है। तो दमा के कई रोगी जो रहते हैं कभी कभी बिल्कुल ठीक रहते हैं, तथा कभी धूल धुएं ये सब के अगर एक्सपोजर में आ जाते हैं या फिर मौसम के बदलाव के समय उन्हें प्रॉब्लम होता है। इसके विपरीत सीओपीडी के जो पेशेंट रहते हैं ये नॉर्मली मिडिल एज या ओल्ड एज के रहते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी बड़े बूढ़े हैं जो कि पहले सिगरेट पीते थे, या जिन्हें अब चलने फिरने में सांस की तकलीफ हो रही है, या लगातार खांसी आ रही है, तो इन सारे लोगों को जरूर बोलें कि एक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट से मिलें, डॉक्टर से मिलें, इनकी स्पायरोमेट्री जांच कराएं, ताकि अगर सीओपीडी के लक्षण हैं तो ये बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए, ताकि इसका इलाज हो पाए। धन्यवाद। Thank you, doctor, for joining us today. Dear viewers, if you have any question regarding this, please drop it in the comment box. We will address it to Dr. Nisit Kumar. Thank you. Thank you.